राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज 65 वर्षीय मोहिनी जी का कलेजा दुख और आत्मग्लानि से फटा जा रहा था। मोहिनी जी आज अपने बेटे और बहू के साथ शहर जा रही थी। अपनी शादी के 45 वर्ष उन्होंने इस गांव में गुजारा और इसी घर को उनके बेटे और बहू ने बेच दिया था। आज मोहिनी जी का उस घर में अंतिम दिन था। मोहिनी जी का प्राण निकल रहा था। शरीर उनका उस घर से जाने को नहीं कह रहा था, लेकिन अब मजबूरी थी। मोहिनी जी के पति को गए हुए 3 वर्ष गुजर चुका था। मोहिनी जी अकेले पड़ गई थी। अब उनसे घर गृहस्थी का काम और सारी जिम्मेदारियां खुद संभालना मुश्किल हो गया था। ऊपर से उनके बेटे और बहू का दबाव बार बार पड़ रहा था। माँ, तुम अकेली वहाँ क्या करोगी? कैसे रहोगी? मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ। तुम शहर क्यों नहीं आ जाती? मोनी जी का बेटा कमलेश, जो शहर में रहता था, उसकी पत्नी सुरेखा और उसके 2 बच्चे, एक बेटी जिसका नाम पिंकी और बेटा जिसका नाम लकी, दोनों शहर की स्कूल में पढ़ा करते थे। कमलेश ने साफ साफ कह दिया, माँ, मैं तो कभी तुम्हारे पास नहीं आकर रहूंगा। तुम किसी दिन उसी कमरे में अकेले ही मर जाओगी और फिर तुम्हारी मौत की खबर भी मुझ तक नहीं पहुंचेगी। जब तुम्हारी लाश सड़ेगी, तब पड़ोसियों को जाकर पता चलेगी। अड़ी रहो अपनी जिद पर, अपनी पुश्तैनी जमीन, अपनी खानदानी, अपनी पुरानी यादों पर अड़े रहो, वहीं टिके रहो। बेटे ने जिस दिन इतनी बड़ी बात कही, उसी दिन मोहिनी जी ने ठान लिया था कि अब जो बेटा चाहे करे। मैं छोड़ देती हूँ यह सब लालच कि मैं यहाँ इतने दिन तक अपना समय गुजारी हूँ। मोहिनी जी बेटे को इजाजत दे दी और बेटे ने उनका मकान, घर, जमीन सब बेचकर शहर में अपने लिए आलीशान मकान ले लिया। मोहिनी जी आज ट्रेन में बैठी और पहुंच गई शहर। गांव की गलियां दूर होती गई और उनकी मुलाकात हुई शहर की भीड़ भाड़ भरे सड़कों से, जहां पर 24 घंटे गाड़ियां, लोगों की आवाजें, शोर शराबा गूंजता था। मोहिनी जी जब बेटे बहू के पास रहने आई, कुछ दिनों तक तो कमलेश और सुरेखा माँ का बहुत ध्यान रखते थे। आते जाते बस, माँ, तुम यहाँ खुश तो हो ना? सुरेखा भी कहती, माँ जी, यहाँ हम अपने ही हैं, तुम्हारे पोता और पोती। तुम्हें यहाँ किस चीज की कमी है? मोहिनी जी को लगा कि पति के जाने के बाद फिर से जिंदगी एक बार सुधर गई है। असली स्वर्ग मिल चुका है, क्योंकि बहू और बेटे ने इतना ध्यान जो दिया। वहीं लकी और पिंकी भी दादी से बहुत प्यार करते। उनका प्यार तो हमेशा के लिए निश्चल था, क्योंकि वह नाबालिग बच्चे थे। एक बार दादी के साथ प्रेम हो गया तो वह धोखा नहीं देने वाले थे। लेकिन समय के साथ साथ कमलेश और सुरेखा बदलते गए। सास उन दोनों को बोझ लगने लगी। माँ को अब सुरेखा बैठे बैठे खाने की जगह घर के काम बताने लगी थी। वैसे भी मोहिनी जी जब से आई थी, तो बहू के कामों में हाथ खुद बटाया करती थी। पहले बात अलग थी कि बहू कह देती, माँ जी, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें यहाँ हम आराम के लिए लेकर आए हैं, इसलिए नहीं कि तुम घर के काम करो। माँ जी, तुम आराम करो, रहने दो, काम पहले भी होता था और आज भी हो जाएगा। मोहिनी जी कहती, बहू, मेरी आदत है काम करने की, मैं गांव की औरत हूँ, कभी बैठ कर नहीं खाई। इसीलिए वह कभी किचन में तो कभी साफ सफाई, कभी झाड़ू बर्तन खुद करने की कोशिश करती। लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि बहू उनका हाथ पकड़ लेती। लेकिन 6-7 महीने गुजरते ही अब उस घर में उनका बिल्कुल व्यवहार बदल चुका था। सुरेखा कभी बाहर जाती तो घर के सारे काम सौंप जाती। माँ जी, मैं जा रही हूँ सहेली के यहाँ, मुझे आने में जरा देर हो जाएगी। आप ऐसा करना कि सुबह का नाश्ता बन गया है, खाना बना देना, बर्तन की साफ सफाई, झाड़ू पोछा कर देना।
मैं थक जाऊंगी, खाना खा के आराम करूंगी, फिर लकी और पिंकी को स्कूल लेने चली जाऊंगी। यही सुन मोहिनी जी कुछ दिनों तक सोचती, मैं तो बहू की मदद कर रही हूँ, अपना ही घर है। लेकिन अब मोहिनी जी की भी उम्र हो चली थी। सुख और सेवा करवाने के लिए तो वह गांव से शहर आई थी। अगर उन्हें पूरे गृहस्थी का काम ही अकेले करना होता तो वह अपना इतना बड़ा मकान छोड़कर गांव से शहर क्यों आती। लेकिन बहू यह कहाँ समझने वाली थी। वह अब सास को घर की नौकरानी की तरह रखने लगी थी। अब मोहिनी जी को वहां दुख मिलने लगा था। मोहिनी जी की आत्मा दुखी रहने लगी। लकी और पिंकी देखते कि दादी अपने कमरे में चुपके से रोती है। कभी कभी तो पोछा लगाते लगाते कमर इतना दर्द होता कि वहीं निढाल सी पड़ जाती। लकी और पिंकू को दादी के ऊपर तरस आता तो वह कहते, दादी तुम इतना काम क्यों करती हो, मम्मी को बोल क्यों नहीं देती कि घर में एक नौकरानी रख दे। तुम बूढ़ी हो गई हो, बूढ़ी दादी माँ काम नहीं करती, वह तो आराम करती हैं, तुम आराम करो। दोनों बच्चों को गले से लगा लेती मोहिनी जी, और वही बच्चे ही उनका सहारा थे। उन्होंने ही दादी का दिल जीत लिया था। बाकी तो बहू और बेटे का जो प्यार था वह मात्र एक दिखावा था। इतने पर भी सुरेखा को चैन नहीं मिला। एक दिन लकी और पिंकी दादी के पास बैठे पुराने राजा रानियों की कहानी सुन रहे थे, तलवारबाजी चलाने की कला की बातें सुन रहे थे। तो सुरेखा को गुस्सा आया। देख रहे हो, तुम्हारी माँ हमारे बच्चों को पुरानी कहानियां सुना रही है और यह तुम्हारे दोनों बच्चे चिमटा और करछी लेकर तलवारबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ लेंगे, राजा महाराजाओं की बात सुन रहे हैं। यह सुन कमलेश भी कह दिया, माँ तुम भी ना क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती हो बच्चों को। कहाँ वो जमाना था राजा महाराजाओं का, तुमने अपनी आंखों से देखा था क्या। मोहिनी जी ने कहा, बेटा वो तो वैसे ही। दोनों बच्चे कहने लगे, दादी कहानी सुनाओ। सबकी दादी माँ कहानी सुनाती हैं, इसीलिए मैंने भी सुना दिया। और ये बच्चे हैं कहानी की नकल करने लगे। अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब सुरेखा को उस घर में मोहिनी नहीं चाहिए थी। मोहिनी जी उसने बोझ लगने लगी थी। उसकी सहेलियां आती, पार्टी प्रोग्राम कुछ होता तो मोहिनी जी खांसते हुए सफेद सफेद बालों को फैलाए हुए टुकुर टुकुर करते लाठी लेकर पहुंच जाती और सहेलियों से सामने से बातें करने लगती। तो सुरेखा को बहुत बुरा फील होता। उसे इंसल्ट फील होने लगा था कि यह गांव की देहाती भाषा में आकर मेरी सहेलियों के सामने बात करती है। इतनी हाई फाई ऊंची सोसाइटी में मैं रह रही हूँ, मेरा इंसल्ट हो रहा है। इतने मॉडर्न तरीके से मेरा सब कुछ चल रहा है। वह भूल गई थी कि वह पहले कभी किराए के मकान में रहा करती थी। अपनी सास का ही घर मकान बेचकर अपने लिए इतना हाई फाई सोसाइटी में घर खरीदा था। सब उसकी सास की ही वजह से हुआ था। लेकिन उसे अब यह सब कहाँ याद था। वह अब आए दिन अपने पति कमलेश से माँ जी की शिकायत करने लगती। तुम्हारी माँ ने यह किया है, बच्चों को सिखाया है, बच्चे पढ़ने भी नहीं पाते, आकर बच्चों के पास बैठ जाती है। बच्चे भी दादी दादी करके पूरा दिन दादी के कमरे में ही घुसे रहते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। कमलेश भी परेशान हो चुका था। उसने बोला, तो क्या करूं। सुरेखा ने कहा, जहां से लाए थे वहीं छोड़कर आओ। कमलेश ने कहा, गांव वालों से जूता चप्पल खिलाओगी क्या, माँ को किसके घर पर छोड़ कर आऊं। उसका घर, उसका जमीन, सब कुछ तो तुमने बिचवा दिया। तुम्ही ने आइडिया दिया था कि वहां गांव का सब कुछ बेच दो और यहाँ शहर में अपना खुद का मकान ले लो, और अब कहती हो छोड़ कर आओ। बहू ने कहा, उनकी बहन के घर छोड़ दो या कि उनके भाई के पास छोड़ दो। कमलेश ने कहा, नहीं, मौसी बहुत खतरनाक है, अगर उसके घर छोड़ने गया तो वह मेरी छुट्टी कर देगी और
माँ जी के सारे पैसे का हिसाब मांगने लगेगी। और मामा मामी भी ऐसे ही हैं। उन्हें भी पता चला कि माँ को तकलीफ है, हम कहीं और छोड़ने को सोच रहे हैं, तो वह तुरंत माँ के साथ हो जाएंगे और हमारे साथ बहुत बुरा कर बैठेंगे। तो सुरेखा ने कहा, फिर क्या करे, तुम्हारी माँ से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो कुछ देर तक वह सोचती रही, फिर कहती है कि ऐसा करो, किसी वृद्धा आश्रम में ले जाकर छोड़ दो। कमलेश ने कहा, कैसी बातें करते हो, देखती नहीं हो लकी और पिंकी माँ के साथ कितना खुश रहते हैं। तुम कहीं भी जाती हो वह माँ के साथ रह लेते हैं, तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं। वरना बच्चों की वजह से हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहे थे। रहने दो, पड़ी रहेगी एक कमरे में। लेकिन सुरेखा ने कहा, नहीं, अब तुम्हारी माँ मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी माँ की हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। यह गांव की देहाती बुढ़िया मेरे बच्चों को बिगाड़ रही है, सोसाइटी में मेरा नाम खराब कर रही है। अगर तुमको अपनी माँ ही चाहिए तो अपने साथ साथ अपनी माँ को भी ऑफिस लेकर जाना और वहीं एक चेयर में बिठाए रखना। मैं अपने साथ 24 घंटे नहीं झेल सकती। कमलेश सब मजबूर हो गया था। वह अपनी पत्नी को डांट नहीं सकता और ना ही उसे समझा सकता था। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगर होनहार बेटा होता तो कह देता कि तू रखेगी क्यों नहीं, मेरी माँ है और आज जो सब कुछ है मेरी माँ का है। लेकिन वह भी एक घाती बेटा निकला और माँ को दूसरे दिन बोला, माँ, तुम्हारा यहाँ अब मन नहीं लगता होगा और हम लोग भी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। चलो तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ देता हूँ। मोहिनी जी ने कहा, बेटा, अपनी औलाद और अपने घर वालों से अच्छी सुरक्षित जगह कौन सी हो सकती है। मैं तुम लोगों के साथ, अपने पोता पोती के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन कमलेश ने कहा, माँ, तुमको जाना होगा। हम लोग कुछ दिन के लिए विदेश जा रहे हैं, कंपनी हमें भेज रही है। मोहिनी जी ने कहा, बेटा, मैं घर में अकेली रह लूंगी और तुम्हारा कुछ ज्यादा खर्च भी नहीं करूंगी। थोड़े राशन और थोड़ी सी सामान रख कर जाओ, उसी से मैं गुजारा कर लूंगी। लेकिन कमलेश ने कहा, माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो, वहां मुझे बहुत समय लग सकता है। वह जल्दी जल्दी माँ के कमरे में गया और माँ के बैग में उनके पुराने सामानों को भर दिया और माँ का हाथ पकड़कर बोला, चलो माँ। खींचते हुए जबरदस्ती वह माँ को कार में बिठा लिया। जब लकी और पिंकी दोनों स्कूल में थे, उसी समय वह ले जाकर माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ आया। माँ कहती रही, बेटा, मुझे घर पर रहने दो, मैं कोई गलती नहीं करूंगी, कोई खर्च नहीं करूंगी। लेकिन कमलेश ने एक नहीं सुना और सुरेखा भी अब खुश हो चुकी थी। लकी पिंकी की पढ़ाई चालू रही। समय गुजरता गया। लकी पिंकी ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और पिंकी की शादी हो गई। वह अपने ससुराल चली गई। लकी छोटा था, वह आगे की पढ़ाई करना चाहता था। लेकिन दोनों, लकी और पिंकी, हमेशा अपनी दादी के बारे में पूछते तो यही कह देती सुरेखा कि तुम्हारी दादी गांव वाले घर में चली गई है। जब घर बेचा गया था तो बच्चे 4 साल 6 साल के छोटे थे। पिंकी उस समय पर 6 साल की थी और लकी 4 साल का। इसीलिए उन दोनों को यह नहीं पता था कि गांव का सब कुछ बेचकर दादी को यहाँ लाया गया था। सुरेखा ने जैसा बता दिया वैसा वह बच्चे समझ गए। सुरेखा ने कहा, दादी कुछ दिनों के लिए ही हमारे पास आई थी। दादी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, वह खुली जगह में रहना चाहती थी, इसीलिए वापिस अपने घर चली गई। दोनों बच्चों को दादी की बहुत याद आती। कुछ दिनों तक दादी के लिए उदास भी रहे, लेकिन माता पिता के कहने पर बात मान गए और अपने अपने आगे की जिंदगी में बढ़ने लगे। पिंकी की शादी हो गई, ससुराल में थी। लकी विदेश पढ़ाई करने चला जाता है। लकी अब पूरा 25 साल का हो चुका था और वहीं पिंकी भी 28 29 साल की हो चुकी थी। एक दिन पिंकी ने लकी के पास फोन किया और बताया, लकी, तुझे जो खबर मैं सुनाने वाली हूँ उसे सुनकर तू चौंक जाएगा।
तू दादी के बारे में जानना चाहता था ना? और मुझे भी दादी के बारे में जानना था। तो हमारे मम्मी पापा ने हमें क्या बताया कि दादी गांव चली गई है, लेकिन उन दोनों ने हमसे झूठ बोला था। दादी वृद्धा आश्रम में है। मैं तेरे जीजा जी के साथ वृद्धा आश्रम में कंबल बांटने गई थी। मेरी सास की बरसी थी। तेरे जीजा जी बरसी पर हर वृद्धा आश्रम में जाकर कुछ न कुछ बांटते हैं। इस बार जब मैं वृद्धा आश्रम में गई तो मैंने देखा कि वहाँ एक औरत, उसकी नाक में बड़ा सा मसा और नाक में सोने की एक बड़ी सी कील पहने हुई थी, जो कि मेरी दादी हमेशा पहने रहती थी। और नाक में वही मसा। लकी, तुझे पता है अब दादी बहुत बूढ़ी दिखने लगी है। दादी का एक दांत भी टूट गया है, लेकिन मैंने तो दादी को देखते ही पहचान लिया। जब पिंकी दादी के पास पहुंची कंबल बांटते हुए, तो जब ऊपर मोहिनी जी देखी और बोली, बेटी, मुझे कंबल नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से ही बिस्तर है, तुम किसी और को दे दो। यह आवाज सुनकर पिंकी चौंक गई। यह यह तो मेरी दादी जैसे लगती है। वह वहीं पर कंबल रखकर बैठ गई और पूछने लगी, दादी, आप कौन हो और कहाँ से आई हो? ऐसा क्यों बोल रही हो कि मुझे कंबल नहीं चाहिए? आपका नाम क्या है? मोहिनी जी पहले डर गई, सकुचा गई और कहने लगी, बेटी, क्यों पूछ रही है? मैंने कोई गलती कर दी क्या? नहीं नहीं दादी, बताओ ना प्लीज दादी, बताओ ना। जिद करने पर उन्होंने बताया, मेरा नाम मोहिनी है और मैं गांव की रहने वाली हूँ बेटी। शहर में बेटे बहू के पास आई थी और मेरी जिंदगी मुझे यहाँ लेकर आ गई। वह दादी के दोनों हाथ पकड़कर रोने लगी। दादी, पहचानो मुझे, मैं पिंकी, तुम्हारी पोती। पिंकी? दादी अपनी आंखों में जोर डालते हुए देखी और रोने लगी। इतनी बड़ी हो गई है मेरी पिंकी। अरे, तू तो शादीशुदा भी हो गई है। तू जुग जुग जिए, तेरा सुहाग अमर रहे। मोहिनी जी ने अपने पोती को लाखों आशीर्वाद देना शुरू किया। पिंकी रोने लगी। दादी, तुम वृद्धा आश्रम में हो, लेकिन मम्मी पापा ने तो हमें यह बताया था कि तुम गांव वापस चली गई हो। मोहिनी जी ने कहा, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम लोगों से झूठ बोला था। उन्हें पता था कि तुम लोग दादी से बहुत प्यार करते हो। उसी दिन पिंकी ने ठान लिया, अपने पति से सारी बात बताई और कहा, अब हम एक दिन भी अपनी दादी को वृद्धा आश्रम में नहीं रहने देंगे। और पिंकी अपनी दादी को पूरी कार्यवाही करने के बाद अपने दादी को अपने घर लेकर आती है और आकर लकी को फोन करती है। लकी ये सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रो रहा था। उसने कहा, दीदी, मुझे तो आना ही था। अब मेरा पढ़ाई भी खत्म ही हो चुका है और एक सरप्राइज भी देना था, लेकिन अब मैं जल्दी ही गांव लौट रहा हूँ। वह अपनी दादी की बात सुनकर वहां से चल पड़ा और सीधा अपनी बहन पिंकी के घर पहुंच गया। वहां अपनी दादी को देखा। दादी से कहने लगा, दादी, काश मुझे पता चला होता कि तुम गांव लौटकर नहीं गई हो। दादी ने सारी बात बताई कि बेटा, मैं गांव कैसे जाती। तुम्हारे मम्मी पापा ने गांव का सारा घर, जमीन सब कुछ बेच दिया था। मेरे पास ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं था। मेरा बहुत बड़ा मकान था। मेरे पास कई बीघा जमीन थी, जिससे मेरा बुढ़ापा अच्छी से कट जाता। तुम्हारे दादाजी ने मेरे लिए सब कुछ तैयार किया था, लेकिन तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी ने सब कुछ बेचकर शहर में मकान ले लिया। लकी अपनी दादी से कहने लगा, दादी, अब तुम्हारे साथ जो हो गया है उसका बदला मैं लूंगा और तुम्हारे सारे अपमानों का बदला लेकर दिखाऊंगा। दादी ने कहा, बेटा, कुछ ऐसा वैसा मत करना। मेरी जिंदगी के आधे दिन तो अब गुजर गए हैं। लकी ने कहा, नहीं दादी, अभी तो तुम्हारे सुख के दिन लौटेंगे। तुम्हें तुम्हारी पोता बहू को देखना है। यह सुनकर मोहिनी जी खुशी से उछल पड़ी। क्या? पोता बहू? तुमने शादी कर लिया क्या बेटा? नहीं नहीं,
दादी, ऐसे कैसे मैं शादी कर लेता? पहले तुम अपनी पोता बहू से मिल लो। तुम्हारे आशीर्वाद के बिना शादी नहीं होगी। उसने फोन करके एक लड़की को बुलाया जिसका नाम श्वेता था। वह भी विदेश में पढ़ती थी और लड़की के साथ ही लौट कर इंडिया आई थी। वह सब कुछ जान चुकी थी क्योंकि जैसे ही पिंकी ने लकी को बताया तो लकी ने सारी बातें श्वेता को बता दी। वह कुछ छुपाना नहीं चाहता था और फिर श्वेता को फोन करके अपनी दीदी के घर बुला लेता है। श्वेता दादी से मिलकर बहुत खुश होती है। सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। जिस टाइम पर वह अपनी माँ के घर आने वाला था उसी डेट पर माँ को कॉल करके बोल देता है, माँ मैं विदेश से वापिस आ रहा हूँ, तुम सारी तैयारी करके रखना। लेकिन वो उसी दिन आता है जिस दिन उसकी शादी थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। आज बारात विदाई का समय था। जब लकी घर पहुंचा, कार से उतरा, उसकी माँ लकी को देखकर बहुत खुश हुई। सुरेखा अपने बेटे के स्वागत के लिए आगे बढ़ी, लेकिन लकी कार से उतरकर बीच वाली सीट खोला और गेट खोलकर बीच वाली सीट से दादी को निकाला। दादी को देखकर सुरेखा की आंखें फटी रह गई। अरे यह बुढ़िया लकी को कहाँ मिल गई? उसने पूछा, बेटा तुम्हें दादी कहाँ मिल गई? तो लकी ने कहा, माँ तुम भूल गई, तुम्ही ने तो बताया था कि दादी गांव वाले घर में रह रही है। यह सुनकर सुरेखा को बड़ा अजीब लगा कि गांव में तो कोई घर ही नहीं है और यह बुढ़िया वृद्धा आश्रम में थी। फिर इसे कहाँ मिल गई? मेहमानों से घर भरा हुआ था, इसीलिए सुरेखा ज्यादा बात नहीं बढ़ाई और कहने लगी, अरे हाँ बेटा, इतने सारे कामों की जिम्मेदारी में मैं ही भूल गई थी। अच्छा हुआ जो तुम दादी को लेकर आए। उसने सोचा यहाँ पर इतने सारे मेहमान भी हैं और अगर पोते की शादी में दादी को नहीं देखा तो सब पूछेंगे। चलो ठीक है, यह बुढ़िया आ गई है। जैसे ही एक बार मेरे बेटे की शादी हो जाए तो इस बुढ़िया को मैं वापिस उसी जगह छुड़वा दूंगी। जब बारात विदाई होने लगी तो माँ आगे आकर बेटे के साथ कार में बैठने लगी। तो लकी ने कहा, माँ तुम यहाँ मत बैठो, यहाँ कोई और बैठने वाला है, तुम जाओ पीछे वाली कार में बैठो। यह सुन उसे बुरा तो लगा, लेकिन मुस्कुरा कर कहने लगी, हाँ बेटा ठीक है। उसने अपनी कार में अपनी दादी को बिठाया और आगे चला गया। पीछे से माँ और पिता दोनों बारात में पहुंचे। हर वक्त अपने साथ दादी को रखा था लकी। माँ को देखकर बहुत जलन हो रही थी। यह बुढ़िया जल्दी से इस घर से चली जाएगी तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। बचपन में भी मेरे बच्चों को ऐसे ही मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी और आज जब विदेश से लौट कर आया है तो इसके आगे पीछे ही घूम रहा है। बस कुछ ही समय की बात है, एक बार फेरे हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, फिर इस बुढ़िया को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। यही सोचते और गुस्सा करते करते बेटे की शादी हो गई। विदाई का समय आया तो बेटे ने फिर से कहा, माँ मेरी कार में दादी बैठेगी अपनी पोता बहू के साथ, तुम लोग किसी और कार से आना। माँ को फिर से इस बार बहुत गुस्सा आया। मेहमानों के बीच में झूठी मुस्कुराहट दिखाते हुए वह इस माहौल को खुशनुमा बनाए रखने की कोशिश करती रही। इधर लकी अपनी दादी को लेकर पहले वृद्धा आश्रम जाता है दादी की सहेलियों से मिलने। दादी ने बताया था कि वहाँ मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, मैं तुम दोनों के बारे में बहुत बातें करती थी। साथ में पिंकी भी गई। सारी सहेलियां पिंकी और लकी से मिलकर बहुत खुश होती हैं। शादी की ढेर सारी मिठाइयां लकी और पिंकी लेकर वृद्धा आश्रम गए थे। सबको खिलाए, सबने ढेरों आशीर्वाद दिया। इधर सुरेखा और कमलेश दूसरी कार से घर पहुंच चुके थे। बाकी मेहमान भी आ चुके थे। सुरेखा ने सोचा, चलो अच्छा है वह बुढ़िया भी नहीं आई, मेरे बेटे और मेरी बहू के साथ
मैं बहू के स्वागत के लिए तैयारी कर लेती हूँ। सुरेखा खुशी खुशी अंदर जाती है और तैयारी करने लगती है। पूजा की थाल सजाती है, कलश तैयार करती है और गेट पर कलश, चावल, फूल माले से सब बना कर रखती है कि अब मेरी बहू आएगी, मेरा बेटा आएगा, गृह प्रवेश करवाऊंगी। लेकिन तैयारी करके 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे गुजर गया। अभी तक लकी और बहू नहीं आई थी। सुरेखा को अब चिंता होने लगी कि इतना समय तो आने में नहीं लगता, क्या हुआ आखिर, कहाँ रह गए यह लोग। तो उसने अपने पति को कहा कि जरा फोन तो लगाओ, अभी तक वह लोग आए क्यों नहीं। कमलेश अपने बेटे लकी के पास फोन लगाते हैं और पूछते हैं, लकी बेटा तू कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं। लकी ने कहा, पापा मैं अभी वृद्धा आश्रम आया था, दादी को लेकर। स्पीकर ओपन था, बात सुरेखा तक आ रही थी। वह खुशी के मारे फूली ना समाई। चलो अच्छा है, उस बुढ़िया को लेकर घर नहीं आया, दादी को छोड़ने सीधा वृद्धाश्रम पहुंच गया। सुरेखा ने पति से फोन ले लिया और बोला, अच्छा है बेटा, जल्दी से दादी को वहां छोड़ दे और फिर जल्दी तू वापिस आ जा, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकला जा रहा है। यह सुनकर लकी ने बोला, नहीं माँ, आप गलत समझ रही हो, मैं यहाँ दादी को छोड़ने नहीं आया हूँ और ना ही अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं तो दादी के घर उनकी पोता बहू को लेकर जा रहा हूँ। मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ, आपको भी आना है तो उसी पते पर आ जाना। यह सुनकर सुरेखा के पैरों तले जमीन सरक गई। दादी का घर, यह सब क्या मामला है। इस बुढ़िया ने घर कब खरीद लिया, इसे तो मैंने वृद्धा आश्रम छोड़ा था। यह कब मेरे बेटे को मिली, कब घर खरीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह काफी परेशान हुई। तभी उस मोबाइल पर टन टन की आवाज से मैसेज भी आ गया। उसने मैसेज पढ़ा और बोला, सब छोड़ो, चलो जल्दी से इस पते पर, लकी वहीं पहुंच रहा है। जब दोनों वहां पहुंचे तो लकी भी वहीं पहुंच चुका था। देखा कि गृह प्रवेश भी हो चुका था। दरवाजे पर चावल, फूल, कलश सब कुछ था। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उस घर के नेम प्लेट को देखी तो लिखा था मोहिनी भवन। वह समझ ना पाई कि इस मोहिनी यानी मेरी बुढ़िया सास ने घर कब खरीद लिया। वह गुस्से से अंदर जाकर बोली, लकी यह तेरा क्या नाटक है, पहले तूने मुझसे बिना बताए दादी को लेकर आया, पूरी बारात में मेरी नाक कटाता रहा, यहाँ मत बैठो, वहां मत बैठो, दादी दादी करके दादी के पीछे रहा। और अब यह किसका घर है, यहाँ क्यों आया है। वहां तेरे अपने घर में बहू के गृह प्रवेश की तैयारी, वहां तेरे बुआ, फूफा, तेरे जीजा सब लोग वहां हैं। तो लकी ने कहा, जीजा और दीदी तो मेरे पास हैं, कौन से जीजा की बात कर रही हो, और बुआ फूफा को असलियत बताया नहीं क्या। माँ गुस्से से बोली, तू सच बता, तुझे दादी कहाँ मिली, और तू यह घर किसका है ये भी बता। लकी ने कहा, माँ यह दादी का घर है, और तुमने मुझसे बचपन में झूठ बोला था कि दादी अपने गांव वाले घर में है, जबकि माँ तूने घर का सारा सब कुछ बेच दिया था, दादी को बेघर कर दिया था और अजनबी शहर में लाकर वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। आज से 15 दिन पहले ही दीदी वृद्धा आश्रम में अपनी सास की बरसी पर वहां पर कंबल बांटने गई और दादी से मुलाकात हो गई। दादी ने सब कुछ बता दिया और दादी दीदी के पास रही। मैं यहाँ आकर जल्दी जल्दी में दादी के लिए फ्लैट लिया और दादी के नाम पर किया। अब यह मकान दादी का है, अब दादी बेघर नहीं है। तुमने दादी का घर छीना था तो मैंने दादी का घर वापस किया, और अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मैं अपनी दादी के साथ ही रहूंगा। तुमने भी तो दादी के बेटे को छीन लिया था, अब दादी भी तुम्हारे बेटे को छीन लेगी। मालती जी सब सुन रही थी। वह आकर कहने लगी, नहीं लकी, ऐसा नहीं कहते बच्चा, मैंने सहा है कि औलाद से दूर होने का तकलीफ क्या होता है। तुम अपने पिता जैसे मत बनो, तुम अपनी माँ को अपने साथ रखो, मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दो, वहाँ मेरा मन लग गया है, वहाँ मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, मैंने कुछ ही पलों में बहुत सुकून का जीवन जी लिया है, सब कुछ पा लिया।
पोती और दामाद को भी मिल लिया, तुम्हें और पोता बहू को भी मिल लिया, तुम्हारी शादी में आशीर्वाद दे दिया, मेरे सारे सपने पूरे हो गए, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख पा लिया है, अब मुझे वहीं पर छोड़ दो। वह अपना बैग लेकर आई और कहने लगी। तो लकी ने कहा, माँ, तुम दादी को अगर यहाँ रहने के लिए नहीं कहोगी, दादी मुझे छोड़कर चली गई तो तुम समझ लेना, तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। मैं हमेशा विदेश में रहूंगा और तुमसे कभी बात भी नहीं करूंगा। सुरेखा अब शर्मिंदा हो चुकी थी। वह अपनी सास का पैर पकड़ लेती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। कम से कम आपके साथ ही सही, यहाँ अपने शहर में तो लकी रहेगा। मेरा जब दिल करेगा मैं देखने आ जाऊंगी। बस आप अब वृद्धा आश्रम मत जाओ। तो दादी ने कहा, एक शर्त पर, कि हम सब साथ में रहेंगे, तभी मैं अब वृद्धा आश्रम नहीं जाऊंगी। लकी अपनी पत्नी की तरफ देखा। लकी की पत्नी ने भी कहा, बिल्कुल, हम सब साथ में रहेंगे। अब पोता और पोती की वजह से एक बूढ़ी माँ को इंसाफ मिल गया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते एक नई कहानी के साथ। जब तक अपने माता पिता का ध्यान रखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।